नमस्कार, श्रुतिपीडिया में आपका स्वागत है। आज तारीख है 18 जनवरी 2026 और हम द हिंदू अखबार की कुछ बहुत ही ज़रूरी खबरों पर गहराई से बात करेंगे। और आज का हमारा फोकस रहेगा यूपीएससी परीक्षा के लिहाज से पॉलिटी, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस पर। नमस्कार। आज की खबरों में एक दिलचस्प पैटर्न है। हाँ, मैंने भी नोटिस किया। एक तरफ एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस है, नियम है, और दूसरी तरफ से उन्हें चैलेंज किया जा रहा है। बिल्कुल, चाहे वो भारत में फ्री स्पीच की बहस हो या फिर इंटरनेशनल ट्रेड में एक तरफा फैसले। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर चेन्नई से है। द हिंदू लिट फॉर लाइफ 2026 फेस्टिवल शुरू हो गया है और उद्घाटन में द हिंदू ग्रुप की चेयरपर्सन निर्मला लक्ष्मण ने फ्री स्पीच मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिकुड़ते दायरे पर चिंता जताई। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, खासकर जीएस पेपर 2 के लिए। हाँ, और इसमें ब्रिटिश दार्शनिक AC ग्रेलिंग की बात मुझे बहुत सही लगी। उन्होंने कहा कि सत्तावादी ताकतें चाहती ही नहीं कि हम आपस में बात करें। बिल्कुल, और इसी में पूर्व CJI DY चंद्रचूड़ ने एक और गहरा पॉइंट जोड़ा। हाँ, उन्होंने कहा कि हर तर्क के पीछे एक मानवीय कहानी होती है। वाह, ये तो एस्पिरेंट्स के लिए एसे पेपर के लिए एक बेहतरीन कोट है। कोट ही नहीं, एक पूरा नजरिया है। हम जब आर्टिकल 19 पढ़ते हैं तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं। हाँ, पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, डिसेंसी, ये सब। एग्जैक्टली। लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ की बात हमें याद दिलाती है कि इन लीगल टर्म्स के पीछे असल जिंदगी के लोग हैं, उनकी कहानियां हैं। तो मतलब जवाब लिखते समय सिर्फ लीगल एंगल नहीं बल्कि एक ह्यूमन एंगल भी देना चाहिए। हाँ, और यही एक एवरेज और एक एक्सीलेंट आंसर में फर्क पैदा करता है। ये दिखाता है कि आप मुद्दे की आत्मा को समझते हैं, सिर्फ उसके शब्दों को नहीं। बहुत सही पॉइंट है। अच्छा, इसी स्टेट आवर और डिसेंट की बहस को आगे बढ़ाते हैं और मणिपुर की खबर पर चलते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। हाँ, मैंने पढ़ा वहाँ एक पॉपुलर गवर्नमेंट की बहाली के लिए अनुकूल वातावरण बनाने पर चर्चा हुई है। जी, याद दिला दें कि मई 2023 की जातीय हिंसा के बाद फरवरी 2025 से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। देखिए, ये खबर सीधे तौर पर आर्टिकल 356 यानी राष्ट्रपति शासन से जुड़ती है, और जब भी आर्टिकल 356 की बात आती है तो SR बुम्बई केस का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ, 1994 का वो लैंडमार्क जजमेंट। लेकिन सिर्फ केस का नाम जानना काफी नहीं है। बॉम्बे जजमेंट ने क्या स्थापित किया? उसने स्थापित किया कि बहुमत का असली टेस्ट वो विधानसभा के फ्लोर पर होगा, राजभवन में नहीं। लेकिन क्या उसके बाद भी आर्टिकल 356 का राजनीतिक दुरुपयोग रुका है? यही तो क्रिटिकल एनालिसिस का पॉइंट है। थ्योरेटिकली बॉम्बे जजमेंट एक कवच है, लेकिन प्रैक्टिकली इसमें अभी भी लूप होल्स हैं। और मणिपुर का मामला तो और भी जटिल है ना? बिल्कुल, यहाँ सिर्फ राजनीतिक अस्थिरता नहीं है, यहाँ एक बहुत गहरा जातीय संघर्ष भी है। कुकी-जो समुदाय की अलग यूनियन टेरिटरी की मांग है। तो ये मामला GS पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी के मुद्दे से भी जुड़ जाता है। एग्जैक्टली। तो समाधान भी मल्टी प्रोंग्ड होना चाहिए, सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और प्रशासनिक भी। आपको कम्युनिटीज के बीच कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पर भी बात करनी होगी। सही कहा। अब एक और संस्था की बात करते हैं जिसके बनने में ही देरी हो रही है। आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी ACI। ओह हाँ, 2019 में कानून में संशोधन हुआ था और अब 2026 आ गया, पर काउंसिल अभी तक बनी नहीं है। और ये कितनी बड़ी विडंबना है। इसे बनाया जाना था इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन को प्रमोट करने के लिए, ताकि अदालतों पर बोझ कम हो और भारत इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का एक हब बन सके। पर वो संस्था खुद ही ब्यूरोक्रेटिक डिलेज में फंसी हुई है। इसमें एक और बड़ा मुद्दा इसकी संरचना को लेकर भी उठ रहा है। कहा जा रहा है कि इसमें सरकारी दबदबा बहुत ज्यादा होगा। हाँ, क्योंकि ज्यादातर सदस्य सरकार द्वारा ही नॉमिनेट या अपॉइंट किए जाएंगे। और जब सरकार खुद देश की सबसे बड़ी लिटिगेंट है तो फिर इसकी इम्पार्शियलिटी पर तो सवाल उठेगा ही, है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी का सवाल है। देखिए, कोई भी इंटरनेशनल कंपनी भारत में अपना केस लेकर क्यों आएगी? जब उसे भरोसा होगा कि फैसला न्यूट्रल होगा। बिल्कुल। और अगर परसेप्शन ये बन गया कि ACI सरकार का ही एक एक्सटेंशन है, तो वो भरोसा कभी नहीं बन पाएगा। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्य को कमजोर करता है। तो ये GS पेपर 2 के स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडीज वाले टॉपिक के लिए एक परफेक्ट केस स्टडी है। हाँ, जिसमें आप चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड दोनों पर लिख सकते हैं। चलिए, अब देश की खबरों से अंतर्राष्ट्रीय मंच की ओर बढ़ते हैं।
ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने के लिए अपराधी कहा है। ये बयान काफी कड़ा है और उन्होंने ये भी पहली बार माना है कि हाल के प्रदर्शनों में कई हजार लोग मारे गए। जी, ये प्रदर्शन महंगाई और ईरानी मुद्रा के गिरने की वजह से शुरू हुए थे, पर जल्द ही राजनीतिक हो गए। ये घटनाक्रम वेस्ट एशिया की जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पहली परत है इकोनॉमिक सैंक्शंस का असर, मतलब जो अमेरिका ने JCPO न्यूक्लियर डील से हटने के बाद लगाए थे। हाँ, उन सैंक्शंस ने ईरान की इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंचाया, जिससे आम लोगों में गुस्सा बढ़ा। ये दिखाता है कि इकोनॉमिक टूल्स कैसे इंटरनल इंस्टेबिलिटी पैदा कर सकते हैं। और दूसरी परत ये है कि ईरान की लीडरशिप इसे अपनी नाकामी मानने के बजाय इसे अमेरिका और इजराइल की साजिश बता रही है। एग्जैक्टली, ये एक क्लासिक ऑथोरिटेरियन टैक्टिक है। अब भारत के नजरिए से देखें तो वेस्ट एशिया में कोई भी अस्थिरता हमारे एनर्जी इंटरेस्ट को सीधा प्रभावित करती है। और सिर्फ एनर्जी ही क्यों, चाबहार पोर्ट का हमारा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट भी तो है। बिल्कुल, इसलिए भारत को एक बहुत ही फाइन बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ता है। अमेरिका और ईरान दोनों के साथ अपने हितों को साधना होता है। इसी क्षेत्र से एक और खबर आ रही है जो थोड़ी अजीब है। कौन सी? व्हाइट हाउस ने गाजा के टेम्पररी गवर्नेंस के लिए एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया है। अच्छा, जिसके अध्यक्ष खुद डोनाल्ड ट्रंप होंगे और इसमें टोनी ब्लेयर और जैरेड कुशनर भी हैं। लेकिन इस बोर्ड में एक भी फिलिस्तीनी सदस्य नहीं है। थोड़ा रुककर, ये एक टॉप डाउन एक्सटर्नली इम्पोज सोल्यूशन का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। इतिहास गवाह है कि ऐसे समाधान कभी काम नहीं करते हैं। आलोचक इसे कॉलोनियल स्ट्रक्चर कह रहे हैं। और वो गलत नहीं कह रहे हैं। आप उन लोगों के लिए शांति योजना कैसे बना सकते हैं जिन्हें आपने उस प्रक्रिया में शामिल ही नहीं किया? इसकी लोकल ओनरशिप और लेजिटिमेसी तो शून्य है। मतलब ये प्लान शुरू होने से पहले ही एक तरह से फेल हो चुका है। स्थायी शांति की पहली शर्त ही लोकल ओनरशिप होती है। जब तक स्थानीय लोग और उनके प्रतिनिधि प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अब आज की आखिरी खबर पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। बताइए। राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्रीनलैंड खरीदने के लिए डेनमार्क पर दबाव बनाने के मकसद से 8 यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगा दिए हैं। क्या मतलब ट्रेड टैरिफ ग्रीनलैंड खरीदने के लिए? जी, और इन देशों में जर्मनी, फ्रांस, यूके जैसे बड़े नेटो सहयोगी भी शामिल हैं। कहा है कि टैरिफ तब तक रहेगा जब तक ग्रीनलैंड की पूरी और कुल खरीद का सौदा नहीं हो जाता। ये इंटरनेशनल रिलेशंस के सारे नियमों को ताक पर रखने जैसा है। ये सिर्फ ट्रेड वॉर नहीं है, ये इकोनॉमिक पॉलिसी का वेपनाइजेशन है। हाँ, मतलब आप अपने सबसे करीबी सैन्य सहयोगियों पर अपनी एक भू राजनीतिक इच्छा को पूरा करने के लिए आर्थिक दबाव बना रहे हैं। प्रिसाइसली। और ऐसी स्थिति में WTO जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन पूरी तरह लाचार नजर आते हैं। उनका डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म ऐसी पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्शंस के सामने क्या ही करेगा? तो क्या हम एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और UPSC एस्पिरेंट्स को इस पर सोचना चाहिए। इसका असर सिर्फ इन 8 देशों पर नहीं, बल्कि पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़ेगा और उससे भारत भी अछूता नहीं रहेगा। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं एविएशन सेक्टर से जुड़ी एक बड़ी खबर के साथ। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA, उन्होंने इंडिगो एयरलाइन पर 22.2 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा जुर्माना लगाया। हाँ, और ये जुर्माना सिर्फ एक रूटीन फाइन नहीं है। इसके पीछे की जो वजह है वो काफी गंभीर है। दिसंबर 2025 में इंडिगो की हजारों उड़ानों में भारी गड़बड़ी हुई, जिसे हम फ्लाइट डिसरप्शंस कहते हैं। अच्छा। और जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि समस्या की जड़ थी फ्लाइट क्रू का ओवरस्ट्रेचिंग। मतलब पायलट्स और कैबिन क्रू से उनकी क्षमता से ज्यादा काम लिया जा रहा था। ओह, तो मतलब ये तो सीधे पैसेंजर सेफ्टी से जुड़ा मामला है। DGCA ने पायलट्स के लिए ड्यूटी और रेस्ट आवर्स के नए सख्त नियम 1 नवंबर से लागू किए थे, लेकिन इंडिगो उन्हें समय पर लागू नहीं कर पाई। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या सिर्फ जुर्माना लगाना काफी है? एविएशन सेक्टर इतनी तेजी से बढ़ रहा है, क्या ये एक एयरलाइन की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की? आपने बहुत सही पॉइंट उठाया है। यहीं पर यह खबर सतही तौर पर दिखने से ज्यादा गहरी हो जाती है। DGCA ने सिर्फ जुर्माना नहीं लगाया है। अच्छा, और क्या किया? उन्होंने एयरलाइन के CEO पीटर एल्बर्स और COO इसिड्रे पोकेरस को शो कॉज नोटिस देकर चेतावनी दी है।
और इससे भी बड़ा कदम ये है कि ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर के जो हेड थे जेसन हर्टर, उनको उनके पद से हटाने का आदेश दिया गया है। तो ये एक तरह से कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी तय करने की कोशिश है। एग्जैक्टली और यहीं पर हमें रेगुलेटरी बॉडीज की बदलती भूमिका को समझना होगा। जीएस पेपर 2 में स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी बॉडीज पर सवाल आते हैं। हाँ, आते हैं। पहले हम रेगुलेटर्स को सिर्फ नियम बनाने वाली संस्था के तौर पर देखते थे, लेकिन इस एक्शन से पता चलता है कि डीजीसीए अब एक प्रोएक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉनिटर की भूमिका निभा रहा है। मतलब वो एयरलाइन के डे टू डे ऑपरेशंस में भी दखल दे रहा है। हाँ, ये सुनिश्चित करने के लिए कि ग्रोथ की अंधी दौड़ में सुरक्षा से समझौता न हो। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। ये वाकई एक दिलचस्प बदलाव है। मतलब रेगुलेटर अब सिर्फ रेफरी नहीं बल्कि कोच की भूमिका भी निभाने की कोशिश कर रहा है। सही कहा। चलिए इसी रेगुलेशन और सुरक्षा की बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसे आसमान में सुरक्षा जरूरी है, वैसे ही हमारे फाइनेंशियल वर्ल्ड में भी है, जहां क्रिप्टो जैसी नई टेक्नोलॉजी तेजी से अपनी जगह बना रही है। हाँ, और इसी को देखते हुए भारत की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी FIIUND ने क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए कुछ नई और काफी सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। इन नियमों का एक ही मकसद है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, जिसे AML कहते हैं, और काउंटरिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म यानी CFT के फ्रेमवर्क को मजबूत करना। मतलब सीधी भाषा में कहें तो क्रिप्टो का इस्तेमाल गलत कामों के लिए ना हो पाए। बिल्कुल, जैसे हवाला या आतंकवाद की फंडिंग के लिए। तो इन नई गाइडलाइंस में ऐसा क्या खास है जो पहले नहीं था? एक्सचेंजेस को अब क्या-क्या करना होगा? अब उन्हें हर ग्राहक का बहुत डिटेल ड्यू डिलिजेंस करना होगा। सिर्फ आधार और पैन काफी नहीं है, अब उन्हें वेरिफाइड KYC डिटेल्स लेनी होंगी, जिसमें ग्राहक का पेशा और उसकी आय की सीमा तक शामिल है। अच्छा। और सबसे दिलचस्प है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। जैसे ऑनबोर्डिंग के समय लाइवनेस डिटेक्शन के साथ एक सेल्फी लेनी होगी। लाइवनेस डिटेक्शन वो क्या होता है? बेसिकली ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई असली इंसान ही अकाउंट खोल रहा है, किसी की फोटो का इस्तेमाल नहीं हो रहा। समझ गया। और मैंने पढ़ा कि ऑनबोर्डिंग लोकेशन के लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, कोऑर्डिनेट्स, IP एड्रेस और टाइम स्टैम्प भी रिकॉर्ड करना होगा। ये तो काफी ग्रैन्युलर लेवल की डेटा कलेक्शन है। बिल्कुल। इसके अलावा ग्राहक के बैंक अकाउंट को पेनी ड्रॉप मेथड से वेरीफाई किया जाएगा, जिसमें एक्सचेंज ग्राहक के अकाउंट में ₹1 भेजकर कंफर्म करता है कि अकाउंट उसी का है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। वो क्या? ये नियम सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर क्रिप्टो की दुनिया वो तो डिसेंट्रलाइज्ड और बॉर्डरलेस है। सही बात है। तो क्या ये नियम सिर्फ भारत में रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस पर ही लागू होंगे? क्या कोई व्यक्ति आसानी से किसी विदेशी एक्सचेंज का इस्तेमाल करके इन नियमों से बच नहीं सकता? ये इनोवेशन और सिक्योरिटी के बीच संतुलन बनाने की एक क्लासिक चुनौती है। हाँ, जो GS पेपर 3 के इकोनॉमी और साइंस एंड टेक के लिए एक बहुत रेलेवेंट टॉपिक है। बिल्कुल, ये नियम एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम का लोकल सोल्यूशन है। मतलब ये फाइनेंशियल सिस्टम को सुरक्षित करने की एक कोशिश है, लेकिन चुनौतियां अभी भी बहुत बड़ी हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी से अब बात करते हैं फिजिकल सिक्योरिटी की। जहां करोड़ों लोगों की सुरक्षा दांव पर हो, वहां चुनौती और भी बड़ी हो जाती है। आप माघ मेले की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं प्रयागराज में चल रहे माघ मेले की ही बात कर रहा हूँ। और इस साल का माघ मेला तो अभूतपूर्व है। अधिकारियों का अनुमान है कि 15 से 20 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। आप इस आंकड़े की विशालता का अंदाजा लगाइए। 15 से 20 करोड़? हाँ, इतने बड़े जमावड़े, जिन्हें लार्ज पब्लिक गैदरिंग्स कहते हैं, अक्सर टेररिस्ट ग्रुप्स के लिए सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं। इसलिए यहाँ सुरक्षा एक मल्टी लेयर चैलेंज है। तो इस चुनौती से निपटने के लिए क्या खास इंतजाम किए गए हैं? यहाँ टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल हो रहा है। एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, जहां से हजारों CCTV कैमरों की मदद से पूरे संगम क्षेत्र पर 24/7 नजर रखी जा रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की एंटी टेरर स्क्वाड यानी ATS के जवान सादे कपड़ों में और यूनिफॉर्म में लगातार गश्त कर रहे हैं। और नदियों में भी सुरक्षा होगी? हाँ, नदियों में भी रिवर पुलिस और लाइफ गार्ड्स तैनात हैं। ये मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल लगता है। लेकिन मेरा एक सवाल है, हम अक्सर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स और CCTV की बात करते हैं, पर जमीन पर जब लाखों की भीड़ हो तो इन हाईटेक सिस्टम्स की असल इफेक्टिवनेस कितनी होती है? क्या सबसे बड़ी चुनौती ह्यूमन इंटेलिजेंस और ऑन द ग्राउंड पुलिसिंग की नहीं रहती? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, टेक्नोलॉजी एक फोर्स मल्टीप्लायर है। वो आपको आईज ऑन द ग्राउंड देती है, जो फिजिकली हर जगह होना संभव नहीं है। लेकिन वो ह्यूमन एलिमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकते।
असली काम पुलिस, एटीएस और दूसरी एजेंसियों के बीच सीमलेस कोऑर्डिनेशन का है। जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी में जब भी लार्ज स्केल इवेंट मैनेजमेंट पर सवाल आता है तो माघ मेला एक बेहतरीन केस स्टडी है। मतलब ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, विकल्प नहीं। बिल्कुल सही। तो हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लाखों लोगों की सुरक्षा के लिए हो रहा है। सुरक्षा के साथ साथ देश के विकास की रफ्तार भी टेक्नोलॉजी पर बहुत निर्भर है, और इसका शायद सबसे बड़ा और ताज़ा उदाहरण है भारतीय रेलवे का आधुनिकीकरण और देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। ये खबर सिर्फ एक नई ट्रेन के चलने की नहीं है, ये भारतीय रेलवे की सोच में आए एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। अच्छा, कैसे? ये ट्रेन कलकत्ता के हावड़ा को गुवाहाटी के कामाख्या से जोड़ेगी, हफ्ते में 6 दिन चलेगी और लगभग 14 घंटे में ये सफर पूरा करेगी। इसका मतलब है कि लोग रात में आराम से सोकर सुबह अपनी डेस्टिनेशन पर फ्रेश पहुंच सकते हैं। वो भी वंदे भारत की स्पीड और कंफर्ट के साथ। हाँ, ये सोचने वाली बात है, कुछ साल पहले तक ओवरनाइट ट्रेन ट्रैवल का मतलब धीमी गति और पुरानी बोगियां होता था। अब हम वर्ल्ड क्लास सेमी हाई स्पीड स्लीपर ट्रेन्स की बात कर रहे हैं। सही कहा। और खास बात यह है कि ये पूरी तरह मेड इन इंडिया है। बिल्कुल, और यहीं पर इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस सामने आता है। जीएस पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये एक की डेवलपमेंट है। पहला, ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का एक चमकता हुआ उदाहरण है। और दूसरा, नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में इसका बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक महत्व है। बेहतर कनेक्टिविटी का मतलब सिर्फ आसान यात्रा नहीं होता, इसका मतलब होता है व्यापार को बढ़ावा, पर्यटन को बढ़ावा और उस क्षेत्र का देश के बाकी हिस्सों के साथ बेहतर इंटीग्रेशन। और मैंने सुना है ट्रेन में बंगाल और असम का स्थानीय भोजन भी परोसा जाएगा। हाँ, ये एक छोटी छोटी बातें पैसेंजर एक्सपीरियंस को बहुत बेहतर बना देती हैं। ये दिखाता है कि अब फोकस सिर्फ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने पर नहीं है, बल्कि उन्हें एक अच्छा अनुभव देने पर है। सही बात है। लेकिन विकास और टेक्नोलॉजी का ये सफर हमेशा सीधा और आसान नहीं होता। जब आप हाईटेक बाउंड्रीज को पुश करते हैं तो कभी-कभी चीजें गलत भी होती हैं, और ऐसा ही कुछ हमारे गौरव ISRO के साथ हाल ही में हुआ। जी, इसरो के सबसे भरोसेमंद रॉकेट PSLV के C62 मिशन में एक एनॉमली यानी गड़बड़ी सामने आई है। 12 जनवरी को हुए इस लॉन्च का मुख्य पेलोड DRDO का एक सर्वेलेंस सैटेलाइट EON-1 था। इसके साथ 15 और छोटे सैटेलाइट्स भी थे। और इनमें कुछ विदेशी ग्राहकों के पेलोड्स भी शामिल थे ना? हाँ, बिल्कुल। तो असल में हुआ क्या? गड़बड़ी कहाँ पर हुई? जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक गड़बड़ी रॉकेट के तीसरे स्टेज यानी PS3 के जलने के आखिरी तलों में आई। इसरो के चेयरमैन के शब्दों में व्हीकल रोल रेट्स में डिस्टर्बेंस देखा गया। मतलब आसान भाषा में, रॉकेट अपने अक्ष पर बेकाबू होकर घूमने लगा। हाँ, जिससे वो अपने तय रास्ते से भटक गया। और इसका नतीजा ये हुआ कि रॉकेट अपने किसी भी सैटेलाइट को ऑर्बिट में तैनात नहीं कर सका, और अब आशंका है कि पूरा रॉकेट अपने सैटेलाइट्स के साथ दक्षिणी हिंद महासागर के ऊपर जल गया। जी। सबसे ज्यादा चिंता की बात तो ये है कि मई 2025 में हुए PSLV C61 मिशन में भी तीसरे स्टेज में ही ऐसी ही समस्या आई थी। और यहीं पर यह मामला सिर्फ एक टेक्निकल फेलियर से आगे बढ़कर गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी का बन जाता है। देखिए, स्पेस मिशंस में विफलताएं होती हैं, ये दुनिया की हर स्पेस एजेंसी के साथ होता है। सही है। लेकिन एक मैच्योर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन की पहचान इस बात से होती है कि वो अपनी विफलताओं को कैसे हैंडल करता है। आपका इशारा फेलियर एनालिसिस कमेटी यानी FSC की रिपोर्ट की तरफ है? बिल्कुल। PSLV C61 की विफलता के बाद एक FSC बनाई गई थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट को आज तक पब्लिक नहीं किया गया है। अच्छा। इसकी काफी आलोचना भी हुई। अब C62 में भी वैसी ही गड़बड़ी हुई है। ये ISRO के कमर्शियल आर्म न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की क्रेडिबिलिटी के लिए भी एक झटका है। क्योंकि आपने विदेशी ग्राहकों के सैटेलाइट्स खो दिए हैं। एग्जैक्टली। ये GS पेपर 3 साइंस एंड टेक के अलावा GS पेपर 4 एथिक्स में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जैसे विषयों के लिए भी एक बहुत रेलेवेंट केस स्टडी है। मतलब असफलता को स्वीकार करना और उससे सीखकर दुनिया को बताना वैज्ञानिक प्रगति की पहली शर्त है। बिल्कुल। तो ये विकास, सुरक्षा और पारदर्शिता के बीच संतुलन का एक और अहम उदाहरण है।
चलिए आईएसरो की इस चुनौती से आगे बढ़कर एक पॉजिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी पर चलते हैं जो जमीन पर शानदार नतीजे दे रही है। अहमदाबाद मेट्रो की बात कर रहे हैं आप? हाँ, अहमदाबाद मेट्रो की डेली राइडरशिप पिछले 3 सालों में 35,000 से बढ़कर लगभग 1.5 लाख हो गई है। ये आंकड़े वाकई बहुत प्रभावशाली हैं। 2025 में मासिक यात्रियों की संख्या 44 लाख को पार कर गई और इस जबरदस्त बढ़ोतरी का मुख्य कारण है मेट्रो रेल फेज 2 का उद्घाटन, जिसने अहमदाबाद को राजधानी गांधीनगर से सीधे जोड़ दिया है। हाँ, महात्मा मंदिर तक। ये आंकड़े बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या ये सस्टेनेबल हैं? अक्सर देखा गया है कि नए मेट्रो सिस्टम का नॉवेल्टी फैक्टर खत्म होने के बाद राइडरशिप स्थिर हो जाती है। मेट्रो की सफलता के लिए असली चुनौतियां क्या हैं, जैसे लास्ट माइल कनेक्टिविटी या ऑपरेशनल कॉस्ट्स? ये अर्बन प्लानिंग का सबसे जरूरी सवाल है। सिर्फ मेट्रो लाइन बना देना काफी नहीं है। उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि लोग मेट्रो स्टेशन तक आसानी से कैसे पहुंचते हैं और स्टेशन से अपने घर या ऑफिस तक कैसे जाते हैं। इसे लास्ट माइल कनेक्टिविटी कहते हैं। तो अगर फीडर बस सर्विस और ई रिक्शाज अच्छे नहीं हैं, तो लोग अपनी गाड़ी इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल। अहमदाबाद की सफलता दिखाती है कि जब आप की कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव हब्स को जोड़ते हैं तो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये जीएस पेपर 3 अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक सफल केस स्टडी है। सही। जो अर्बन कंजेशन और प्रदूषण को कम करने में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के महत्व को दिखाती है। लेकिन आपका सवाल सही है, लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए एक इंटीग्रेटेड मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बहुत जरूरी है। तो आज हमने रफ्तार और संतुलन की इस कहानी को कई अलग अलग पहलुओं से देखा। डीजीसीए का एविएशन सेक्टर में संतुलन बनाने का प्रयास, क्रिप्टो की दुनिया में सुरक्षा और इनोवेशन का संतुलन, माघ मेले में टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस का संतुलन, और इसरो के सामने सफलता और पारदर्शिता का संतुलन। और ये सारी चर्चा हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ती है। भारत जैसे तेजी से बढ़ते देश में हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी के बीच सही तालमेल कैसे बिठा सकते हैं? वंदे भारत की स्पीड से लेकर इसरो के मिशन की चुनौतियों तक और अहमदाबाद मेट्रो की सफलता से लेकर क्रिप्टो के रेगुलेशन तक, हर जगह यही संतुलन साधने की कोशिश हो रही है। इस पर जरूर सोचिएगा। आज की ये चर्चा आपको कैसी लगी? हमें अपना फीडबैक जरूर दें। इस शो का सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप कोई भी विश्लेषण मिस न करें। और इस पूरी चर्चा के पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद।